हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर माह के उत्तराखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सितंबर माह के 35 प्लस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके उत्तराखंड के आगामी यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ मंथली चलती है, जिसमें हम मंथली आपको हर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाते हैं वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपने इससे पहले के मंथ्स के करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है, तो आप दोस्तों उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी इसके साथ साथ में पैरेलली चलते रहता है। तो वो वीडियोज़ भी अगर आपने नहीं देखी हुई हैं, तो उनको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो आपके आगामी समय में एग्जाम्स होने वाले हैं, अधिशासी अधिकारी का, कर राजस्व का, आरओ का या वीपीडीओ का, आबकारी का, वन रक्षक का, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियोज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। खासकर करंट अफेयर्स के वीडियोज़, क्योंकि यहाँ से आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे प्रश्न मिल जाते हैं और कम पढ़ने पर भी आप वहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस टेस्ट को ऑनलाइन फॉर्मेट में लगाना चाहते हैं या इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। हमारा सितंबर 2023 का उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स 2023। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के कितने व्यक्तियों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य के कुल 11 व्यक्तियों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अब राज्य वाद्य यंत्र सम्मान यह दोस्तों कब दिया जाता है? तो जागर संरक्षण दिवस के अवसर पर यह राज्य वाद्य यंत्र सम्मान दिया जाता है। और जागर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है उत्तराखंड में? तो 17 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को प्रीतम भरद्वाज जी, जो कि हमारे जागर प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं या जागर मैन के रूप में उत्तराखंड में जाने जाते हैं, उनके जन्म दिवस पर जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को। और उसी दिन दोस्तों राज्य के 11 व्यक्तियों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से नवाजा गया था। ठीक है। और किस संस्था के द्वारा या किस दोस्तों क्लब के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो डांडी कांठी क्लब के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है प्रीतम भरद्वाज जी के जन्म दिवस के अवसर पर। और इसी दिन दोस्तों उत्तराखंड राज्य के 11 व्यक्तियों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 से नवाजा गया है या सम्मानित किया गया है। किस क्लब के द्वारा? डांडी कांठी क्लब के द्वारा। इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य के कितने व्यक्तियों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2022 से नवाजा गया था, तो 2022 में दोस्तों इस अवार्ड से उत्तराखंड के कुल 17 व्यक्तियों को नवाजा गया था। थोड़ा एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, जागर संरक्षण दिवस पर डांडी कांठी क्लब के द्वारा 17 सितंबर को प्रीतम भरद्वाज जी के जन्मदिवस के अवसर पर यह सम्मान दिए गए। जागर संरक्षण दिवस पर डीजीपी समेत 4 को डांडी कांठी रत्न और 11 लोगों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान मिला है। ठीक है। तो डांडी कांठी रत्न सम्मान कितने लोगों को मिला है? 4 लोगों को मिला है। ठीक है। और राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 11 लोगों को मिला है। यह सामाजिक संस्था पिछले कई सालों से लोक कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने में जुटी है। मध्य हिमालयी संस्कृति के सरोकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित सामाजिक संस्था विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जागर, पवाड़े, लोकगीतों और लोक वाद्यों को विलुप्त होती विधाओं को संरक्षित करने के लिए रविवार को 6वां जागर संरक्षण दिवस दोस्तों मनाया गया। ठीक है, 2023 का, जिसमें कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया? 11 विभूतियों को या 11 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो याद रखना दोस्तों आपको, जागर संरक्षण दिवस कब? 17 सितंबर को। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, उत्तराखंड में कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। कब? 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है। और गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। कुमाऊनी भाषा और गढ़वाली भाषा के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कुमाऊनी भाषा दिवस और गढ़वाली भाषा दिवस दोस्तों मनाए जाते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए पूछ रहा हूँ कि 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, और साथ ही कुमाऊनी भाषा दिवस और गढ़वाली भाषा दिवस को मनाने की शुरुआत कब से की गई थी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के आज रहने वाले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022 के लिए कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया? यानी कि शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार जो है यह कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया, कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है? क्योंकि शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार दोस्तों यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। और शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार दोस्तों
शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो 17 शिक्षकों को प्रदान किया गया है यह पुरस्कार। और 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर दोस्तों यह शैलेश मटियानी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। एक बार दोस्तों यहाँ से प्रश्न इस प्रकार का भी एग्जाम में पूछा गया है कि शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को दिया जाने वाला ये पुरस्कार है, इसीलिए इसका पूरा नाम है शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार, जो कि इस वर्ष 17 शिक्षकों को प्रदान किया गया है। अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि इस वर्ष तिलु रौतेली पुरस्कार से कितनी वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया है, यानी कि कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? क्योंकि प्रीवियस जो आपका वीडियो था प्रीवियस मंथ का, उसमें मैं आपको ये क्वेश्चन सारे करवा चुका हूँ। अगला हमारा प्रश्न है, देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो देश के पहले कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण दोस्तों कहाँ पे किया गया है? देहरादून जनपद के मसूरी यानी कि पहाड़ों की रानी में किया गया है। तो देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम कहाँ पे खोला गया है या कहाँ पे इसका लोकार्पण किया गया है? मसूरी में किया गया है, ठीक है। और मसूरी के हाथीपांव स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस परिसर में सतपाल महाराज जी द्वारा मसूरी में देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों याद रखना है। अब कार्टोग्राफी क्या होती है? तो मानचित्र तथा विभिन्न संबंधित उपकरणों की रचना, इनके सिद्धांतों और विधियों का ज्ञान एवं अध्ययन कार्टोग्राफी कहलाता है, जिसको मानचित्र कला भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं होना है कि देश का पहला मानचित्रग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण कहाँ किया गया, कहाँ खोला गया है? तो मसूरी में दोस्तों यह खोला गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शोभाराम शर्मा और अनिल स्वामी जी, इन दोनों को ही विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अच्छा और महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। डॉक्टर शोभाराम शर्मा इनको साहित्य के लिए और अनिल स्वामी जी इनको सामाजिक क्षेत्रों के लिए विद्यासागर नौटियाल स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों आपके सही आंसर हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली बार ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जीआई महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो उत्तराखंड में पहली बार दोस्तों ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जीआई महोत्सव का आयोजन दोस्तों 17 से 21 नवंबर 2023 के मध्य में किया जाएगा। अब ये जीआई महोत्सव का आयोजन दोस्तों किया क्यों जा रहा है? ताकि जो हमारे राज्य के स्थानीय उत्पाद हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिले दोस्तों? पहचान मिले, ठीक है। तो उत्तराखंड में पहली बार ज्योग्राफिकल इंडिकेटर महोत्सव जीआई महोत्सव 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? 17 से 21 नवंबर को किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा इस महोत्सव का आयोजन दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो देहरादून में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पहली बार उत्तराखंड में 17 से 21 नवंबर तक भौगोलिक संकेतांक यानी कि जीआई महोत्सव आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए प्रदेश भर में तैयारियां शुरू कर दी है और जल्द ही राज्य के 18 अन्य उत्पादों को भी दोस्तों जीआई टैग मिलने वाला है, ठीक है। उत्तराखंड में अभी तक तेजपत्ता, बासमती चावल, भोटिया धन जो मुंशियारी का धन है, एप्पल कला हो गया, चिवड़ा हो गया, चिवड़ा जिसे बोलते हैं हम, मुंशियारी की राजमा हो गया, रिंगाल क्राफ्ट हो गया, ताम्र उत्पाद हो गया, मुंशियारी की थुलमा हो गया, इनको जीआई टैग अभी तक मिल चुका है। और इसीलिए दोस्तों जीआई टैगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या उत्तराखंड की उत्पाद जो है स्थानीय उत्पाद है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर महोत्सव जीआई फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है देहरादून में 17 से 21 नवंबर को। अगला हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कितने जनपदों में औषधालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड के 7 जनपदों में औषधालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया है कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत। तो प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है आपका कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कितने औषधालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है? तो 7 औषधालयों का। कौन कौन से जनपदों में? रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, इन 7 जनपदों में औषधालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं और पूछ लेता हूँ। अभी दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी राज्य में रोजगार को बढ़ावे के लिए या निवेश को बढ़ाने के लिए इन्होंने किस देश की यात्रा करी है? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस जिले में साठी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो साठी महोत्सव का आयोजन दोस्तों चंपावत जनपद में किया गया है। और चंपावत में एक मंदिर है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर दोस्तों, रमक का सूर्य मंदिर, जो कि पाटी ब्लॉक चंपावत में स्थित है। और इसी रमक के सूर्य मंदिर में दोस्तों साठी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो साठी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया है? चंपावत जनपद में किया गया है। किस मंदिर में किया जाता है साठी महोत्सव का आयोजन? तो रमक के सूर्य मंदिर में किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, किस संस्था के द्वारा कूड़े के निस्तारण की समस्या से निजात दिलाने हेतु ब्लैक सोल्जर मक्खी को विकसित करने की सलाह दी गई है? तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि ब्लैक सोल्जर मक्खी किससे संबंधित है? तो कूड़े के निस्तारण
की समस्या से निजात पाने से यह संबंधित है और किस संस्था के द्वारा इस मक्खी को विकसित करने की सलाह दी है ताकि कूड़े का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके? तो गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? कोसी कटारमल, जो कि हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, इसके द्वारा यह सलाह दी गई है। किसके द्वारा? गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान कटारमल के द्वारा। ठीक है, अब गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कटारमल के द्वारा यह सलाह दी गई है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लेते हैं कि इस मक्खी के जरिए कूड़ा निस्तारण की समस्या से निजात दिलाने की पहल अल्मोड़ा के कोसी कटारमल स्थित गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिकों ने करी है। तो चलो एक और होमवर्क का क्वेश्चन आपका हो गया कि गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक सोल्जर मक्खी के लार्वा और प्यूपा में दोगुना कूड़ा खाने की क्षमता है, जिसकी आबादी बढ़ाकर कूड़ा निस्तारण केंद्रों में इसे विकसित किया जाएगा, जिससे कूड़े की समस्या से निजात मिल सकता है। अब दोस्तों देखिए, मैं आपसे होमवर्क के इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। उत्तराखंड की बहुत सारी मैंने आपको मैराथन क्लासेस कराई हुई है, उत्तराखंड के वन लाइनर क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करा दिए। तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोज़, तो मैं फिर से कहूँगा दोस्तों, आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोज़ आपके रिविजन के साथ साथ ही आपको कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताने वाली हैं। जैसे कि हमारी मैराथन क्लास की 5 से 6 वीडियो चैनल पर हैं, और हर लेसन, जो परीक्षा वाणी का हर लेसन है दोस्तों, वो मैंने डिक्टेट में किया है। नदी तंत्र की 3 से 4 घंटे की वीडियो है, इतिहास की 3 से 4 घंटे की वीडियो है, तो इनको आप लोग जरूर देख लें। या पोस्टमार्टम क्लासेज मैंने आपको करवाई हुई है, उसमें मैंने जैसे एक क्वेश्चन आया संस्थानों वाला, तो सारे संस्थान मैंने उसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट वाले बता दिए थे। तो इस प्रकार से वो जो वीडियोज हैं वो आपके रिवीजन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लें। अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हैं तो निश्चित ही आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, जो भी आपके आगामी एग्जाम्स रहने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आप इसकी स्थापना भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, देहरादून में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया गया है, इस मॉडल को किस राज्य से ग्रहण किया गया है? तो उत्तराखंड के देहरादून में दोस्तों विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया गया है, और जो विद्या समीक्षा केंद्र का मॉडल है दोस्तों, इसे हमने गुजरात राज्य से ग्रहण किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देहरादून के ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में राज्य के विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया है। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि प्रधानमंत्री के विद्या समीक्षा केंद्र के गुजरात मॉडल को लागू करने वाला पहला राज्य क्या है? उत्तराखंड है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि विद्या समीक्षा केंद्र के गुजरात मॉडल को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया गया है, यह किस मॉडल से ग्रहण किया गया है? गुजरात राज्य के मॉडल से यह ग्रहण किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन मिलता है? तो टपकेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों, जो कि हमारा कहाँ स्थित है? यह देहरादून जनपद में स्थित है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देवधारा के किनारे, देवधारा नदी भी कह सकते हैं, वैसे नदी में तो मेन टॉन्स नदी के किनारे कहा जाता है इस मंदिर को, लेकिन देवधारा एक छोटी सी धारा के किनारे स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर का दोस्तों वर्णन हुआ है। G20 में जो भी हमारे विदेशी मेहमान आए थे, हाल ही में जो दिल्ली में बैठक संपन्न हुई है, अंतिम बैठक थी जो G20 की, जिसमें विभिन्न देशों के जो हमारे मुख्य प्रतिनिधि आए हुए थे, उसको दोस्तों एक पुस्तक भेंट की गई थी। उस पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन किया गया है? तो टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून का वर्णन किया गया है, याद रखना आपको। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य की किन 2 महिलाओं ने दिल्ली में आयोजित G20 में लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी है? ठीक है, लोक नहीं होगा, ये लोक संस्कृति होगा। ठीक है, तो ये दी है ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती, ये दोनों बहनें हैं, और इनके द्वारा हाल ही में G20 में लोक संस्कृति पर आधारित क्या की गई है? प्रस्तुति दी गई है। ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती पिथौरागढ़ की हैं, दोनों सगी बहनें। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट क्लैप कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य में दोस्तों प्रोजेक्ट क्लैप का शुभारंभ किया गया है। क्लैप यानी कि CLAP, सतत शिक्षण पहुंच परियोजना, इसका पूरा फुल फॉर्म आप कह सकते हैं। तो प्रोजेक्ट क्लैप का प्रारंभ कहाँ किया गया दोस्तों? उत्तराखंड में किया गया है। 16 अगस्त 2023 को उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने राजभवन देहरादून में स्कूल शिक्षा विभाग की सतत शिक्षण पहुंच परियोजना, कौन सी? सतत शिक्षण पहुंच जो परियोजना है दोस्तों, CLAP की फुल फॉर्म है, का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत बच्चे नवीनतम ज्ञान तक पहुंच सकें, यानी शिक्षा से संबंधित है। प्रोजेक्ट क्लैप का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में गीता नेगी जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से गीता नेगी जी का संबंध है। ठीक है, और हाल ही में दोस्तों हमारे एक फोटोग्राफर थे, उनका भी निधन हो गया है। ठीक है, जो कि फोटोग्राफर और एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद के रूप में जाने जाते हैं, प्रसिद्ध पर्वत प्रेमी या हमारा पर्वतारोही के रूप में भी जाने जाते थे। ठीक है, उनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है, अनिल शर्मा जी का। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, और ये संबंधित कहाँ से थी?
जो गीता नेगी थी हल्द्वानी नैनीताल से संबंधित थी। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य को किस श्रेणी के लिए आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड दिया गया है? तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड दिया गया है। ये न्यूज़ आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी। और किस श्रेणी के लिए दिया गया है दोस्तों? तो आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट श्रेणी के लिए और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के लिए दोस्तों उत्तराखंड राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड दिया गया है। तो हाल ही में किस राज्य को, मतलब उत्तराखंड राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड मिला है? किस श्रेणी के लिए मिला है? आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट श्रेणी के लिए और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम श्रेणी के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। दिल्ली में संपन्न हुए 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 के 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। और वहीं आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम के सफल क्रियान्वयन के क्षेत्र में भी उत्तराखंड को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। उत्तराखंड में पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने प्रदेश के सभी नागरिकों को अटल आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। तो किस श्रेणी में अवार्ड मिला है? आयुष्मान क्लेम सेटलमेंट में और डेली क्विक ऑडिट सिस्टम में। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के कितने ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य की दोस्तों 15 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में 17 सितंबर से स्वच्छता सेवा 2023 का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह प्रोग्राम दोस्तों प्रदेश भर में चलने वाला है। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले 15 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है। साथ ही 5 पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न याद रखना दोस्तों, आपको अच्छा प्रश्न है, कितनी ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 15। अगला हमारा प्रश्न है, नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी, ये जो हम कहते हैं दोस्तों उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, कहाँ स्थित है? भवाली में स्थित है। यहीं पर दोस्तों इसकी 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया है। तो नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? भवाली में किया गया। और उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी यानी कि नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी जो है कहाँ स्थित है? भवाली में ही स्थित है। आपको यह याद रखना है। बाकी यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया, अगर आप यहाँ इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वुमेन्स उत्तराखंड प्रीमियर लीग के प्रथम संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वुमेन्स उत्तराखंड प्रीमियर लीग के प्रथम संस्करण का खिताब दोस्तों किसने जीता है? अल्मोड़ा फ्लेमिंग बर्ड के द्वारा जीता गया है। वुमेन उत्तराखंड प्रीमियर लीग में अल्मोड़ा फ्लेमिंग बर्ड ने फाइनल में हरिद्वार पलटन को 67 रनों से हराकर ट्रॉफी अपने नाम करी। खेल मंत्री रेखा आर्या और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी ने विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया है। याद रखना आपको। और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एकता बिष्ट को वुमेन ऑफ द टूर्नामेंट इसमें चुना गया है। ठीक है, तो वुमेन्स उत्तराखंड प्रीमियर लीग के प्रथम संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो अल्मोड़ा फ्लेमिंग बर्ड ने जीता है। अगला हमारा प्रश्न है, जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने पर उत्तराखंड को कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? तो जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने पर दोस्तों उत्तराखंड को जैविक इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और लगातार चौथी बार दोस्तों जैविक कृषि में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तराखंड को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जैविक इंडिया अवार्ड। अगला हमारा प्रश्न है, देश का पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य कौन सा बनेगा? तो उत्तराखंड दोस्तों देश में पहला रोपवे विनिर्माण वाला राज्य बनेगा। कौन बनेगा? उत्तराखंड। अगला हमारा प्रश्न है, 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में दोस्तों हाल ही में 22 से 24 सितंबर के मध्य में 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? देहरादून में, 22 से 24 सितंबर के बीच में। अगला हमारा प्रश्न है, 8 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाने वाला अठोड़ मेला या अठोड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो उत्तरकाशी में दोस्तों यह अठोड़ उत्सव या अठोड़ मेले का आयोजन होता है। और इस मेले का आयोजन दोस्तों 8 वर्षों में एक बार किया जाता है। और उत्तरकाशी में दोस्तों एक मंदिर है प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर, जो कि जाग सोमेश्वर मंदिर परिसर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। और यह मेला दोस्तों क्या होता है? 8 वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार यह मेला 7 वर्षों में ही आयोजित किया जा चुका है। ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों चंपावत जनपद के चूका क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो याद रखना आपको, उत्तराखंड के कहाँ पे? चंपावत जनपद में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जो कि चंपावत के चूका क्षेत्र में दोस्तों 27 से 29 सितंबर तक किया गया है। याद रखना है आपको, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मनसा रावत ने योनेक्स सनराइज 46वें जूनियर
नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो मनसा रावत ने यूनेक्स सनराइज 46वें जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में दोस्तों रजत पदक जीता है। ठीक है, उत्तराखंड के मनसा रावत और गायत्री ने यह रजत पदक जीते हैं। 9 से 12 सितंबर तक बेंगलोर में आयोजित हुआ था दोस्तों क्या यूनेक्स सनराइज की 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ पे किया गया था, जिसमें बालिकाओं के युवक युगल वर्ग में मनसा और गायत्री रावत की जोड़ी ने रजत पदक हासिल किया है। तो मनसा रावत और गायत्री रावत का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। और हाल ही में जो यूनेक्स सनराइज की 46वें जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जिसका आयोजन बेंगलोर में हुआ था, उसमें इनकी जोड़ी ने रजत पदक जीता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों कि उत्तराखंड के एक प्रख्यात फोटोग्राफर और पर्वतारोही अमित शाह का हाल ही में निधन हो गया है। अगला हमारा प्रश्न है, नीति आयोग ने राज्य के कितने विकासखंडों को आकांक्षी विकासखंड घोषित किया है? तो नीति आयोग ने दोस्तों राज्य के 6 विकासखंडों को आकांक्षी विकासखंड घोषित किया है। सामाजिक आर्थिक सूचकांक में पिछले विकासखंडों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरकार ने आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें दोस्तों नीति आयोग ने राज्य के 6 विकासखंडों को आकांक्षी विकासखंड घोषित किया है। इसमें से दोस्तों अभी तक एक ही विकासखंड का नाम पता चल पाया है, जो कि है कपकोट विकासखंड। अगर आपको इसके अलावा 5 अन्य विकासखंडों के नाम भी मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे न्यूज़ में जो हेडलाइन आई थी वहाँ पर बताया गया है कि 6 विकासखंडों को आकांक्षी विकासखंड घोषित किया गया, जिसमें कपकोट के बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया था। तो अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव किसे घोषित किया गया है? तो सरमोली गांव दोस्तों, जहां जो कि पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी में स्थित है सरमोली गांव, इसको देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। VVIMP क्वेश्चन दोस्तों, इस महीने आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है ना, अल्टीमेट क्वेश्चन है। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सरमौली गाँव जो कि कहाँ पड़ता है? मुंशियारी पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है। इसको देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव दोस्तों घोषित किया गया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सरमौली गाँव की मल्लिका विरदी ने दिल्ली में पुरस्कार लिया है। वर्ष 2004 में मल्लिका विरदी के मार्गदर्शन में सामुदायिक आधारित होम स्टे और प्रकृति कार्यक्रम शुरू किया गया था, और ये 2 बार यहाँ की सरपंच भी रही थी। इनके नेतृत्व में प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा देने, जंगल और जल संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इसी कारण दोस्तों हमारा सरमौली गांव को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के किस व्यक्ति को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है गोपाल दत्त उप्रेती जी को। तो याद रखना है दोस्तों आपको कि उत्तराखंड राज्य के किस व्यक्ति को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गोपाल दत्त उप्रेती जी को सम्मानित किया गया है, और यह रानीखेत निवासी हैं। धनिया के पौधे की नई किस्म को विकसित करने के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम की स्थापना कहाँ की गई है? तो रामनगर नैनीताल में देश के पहले पोर्टेबल राशन गोदाम की स्थापना की गई है। कहाँ पे? रामनगर। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में 10 सितंबर को गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती, कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 136वीं जयंती इनकी मनाई गई थी, और इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को खूंटगांव अल्मोड़ा में। ठीक है, तो खूंटगांव अल्मोड़ा में 10 सितंबर 1887 को गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और अभी इनकी हाल ही में दोस्तों कौन सी जयंती मनाई गई है? 136वीं जयंती मनाई गई है। अगला हमारा प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने के लिए राज्य के कितने संस्थाओं व व्यक्तियों को SDG अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राज्य में दोस्तों कुल 17 को क्या दिया गया है? SDG अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें दोस्तों 12 क्या हैं? संस्थाएं हैं और 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, 12 संस्थाएं हैं और 5 व्यक्ति हैं। तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने के लिए राज्य के कितने संस्थाओं व व्यक्तियों को SDG अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 12 संस्थाएं और 5 व्यक्तियों को टोटल 17 को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में वन विभाग का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अनूप मलिक को उत्तराखंड में वन विभाग का क्या बनाया गया दोस्तों? प्रमुख बनाया गया है। किसको? अनूप मलिक को। अच्छा और महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है, दूध की आधुनिक मशीन से जांच हेतु सेंट्रल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो 3 पानी दोस्तों हल्द्वानी में दूध की आधुनिक मशीन से जांच हेतु सेंट्रल लैब की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? हल्द्वानी में। याद रखना आपको 3 पानी नामक स्थान में। ठीक है, उत्तराखंड को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन अपने उत्पाद आंचल की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए दूध की आधुनिक मशीन से जांच के लिए हल्द्वानी के 3 पानी में सेंट्रल लैब की स्थापना करने जा रहा है। ठीक है, याद रखना आपको। अच्छा और महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। अगला हमारा प्रश्न है,
राज्य के किस जिले में घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है? अभी प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात कार्यक्रम में इस घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया था दोस्तों। तो राज्य के किस जिले में घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है? तो नैनीताल जनपद में दोस्तों हमारा घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। नैनीताल जनपद के मेले कोटाबाग के आसपास के एरिया में घोड़ा लाइब्रेरी काफ़ी प्रचलित हुई थी, जिसका जिक्र अभी दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी किया गया है। तो अच्छा और महत्वपूर्ण दोस्तों यह प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, हिमोत्थान टाटा ट्रस्ट के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। कोटाबाग में घोड़े पर पुस्तकें लादकर दूरस्थ गांवों के बच्चों तक इन्हें पहुंचाने की पहल के बारे में रविवार को देश के करोड़ों लोगों ने जाना, और घोड़ा लाइब्रेरी नाम की इस पहल की जानकारी देशवासियों को किसी और ने नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई थी। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ इसकी सराहना की बल्कि इसे युवाओं की प्रेरणा भी बताया। करीब 3.5 महीने से संचालित इस लाइब्रेरी के जरिए अब तक 300 बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। और यह क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके थे, किस जिले से घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है? तो नैनीताल जनपद के कोटाबाग से घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत हुई है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है, तो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेज हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों जो हमारा नंदा देवी मेला है, अभी नंदा देवी महोत्सव का आयोजन हुआ था नैनीताल जनपद में, जो कि हमारा नैना देवी मंदिर है उसके समीप परिसर में ही दोस्तों, नैनीताल के किनारे। तो उसी मेले को दोस्तों, जो नंदा देवी मेला है नैनीताल जनपद का, उसको राजकीय मेला घोषित किया गया है। किसको? नंदा देवी मेला नैनीताल को। ठीक है, कब? 23 सितंबर को इसे राजकीय मेला घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर पहली बार हिमालयन क्यूटिया, स्मॉल मिनीविट तथा चेस्टनट ईयर्ड बटिंग पक्षी देखने को मिले हैं? तो हाल ही में दोस्तों मुंशियारी में यह तीनों पक्षी, हिमालय क्यूटिया पक्षी जो कि उत्तराखंड में दूसरी बार देखा गया है, ठीक है, स्मॉल मिनीविट तथा चेस्टनट ईयर्ड बटिंग पक्षी देखने को मिला है। कहाँ पे? मुंशियारी में। और ये दुर्लभ प्रजाति के पक्षी हैं, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिमालयन क्यूटिया, स्मॉल मिनीविट तथा चेस्टनट ईयर्ड, ये क्या है दोस्तों? पक्षी हैं। ठीक है, दुर्लभ प्रजाति के पक्षी हैं, इन्हें हाल ही में कहाँ देखा गया है? मुंशियारी में देखा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राज्य के 4 कलाकारों को संगीत नाटक अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आपका प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, निम्न में से किसे संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है या नहीं किया गया? ठीक है, तो ये 4 के 4 नाम आपको याद रखने हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन कौन है? जुगल किशोर पेटसाली जी, नारायण सिंह बिष्ट जी, जगदीश ढोंडियाल जी और भैरवदत्त तिवारी जी। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदर्शन कला के विभिन्न क्षेत्रों के 84 कलाकारों को एक बार का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया है, जिसमें 4 जो कलाकार हैं दोस्तों, यह उत्तराखंड से संबंधित हैं। कौन कौन है? जुगल किशोर पेटसाली जी अल्मोड़ा जिले के निवासी हैं, राजूला मालूशाही मध्य हिमालय की अमर प्रेम गाथा और जय बाला बोरिया आदि पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, राजूला मालूशाही मध्य हिमालय की अमर प्रेम गाथा और जय बाला मोरिया नामक जो पुस्तक है, गोरिया जो पुस्तकें हैं, यह जुगल किशोर पेटसाली जी के द्वारा लिखी गई है। दूसरे हैं दोस्तों नारायण सिंह बिष्ट जी, जो कि चमोली जनपद के निवासी हैं और उत्तराखंड की जागर परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय इनको जाता है। अगले हैं जगदीश ढोंडियाल जी, पौड़ी जनपद के निवासी हैं। नृत्य नाटिका कामायनी की लगभग 2500 से अधिक प्रस्तुतियाँ इनके द्वारा दी गई है। अगले हैं भैरवदत्त तिवारी जी, जो कि अल्मोड़ा निवासी हैं और कुमाऊनी लोक परंपरा में योगदान के लिए दोस्तों इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 4 कलाकार हैं, जुगल किशोर पेटसाली जी, नारायण सिंह बिष्ट जी, जगदीश ढोंडियाल जी और भैरवदत्त तिवारी जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में हरितालिका तीज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में हाल ही में हरितालिका तीज उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की कितनी झीलों को स्टेट वेटलैंड घोषित किया गया है? तो राज्य की दोस्तों हमारी 7 झीलों को, नैनीताल जनपद के आसपास स्थित 7 झीलों को स्टेट वेटलैंड घोषित किया गया। कौन कौन सी हैं? नैनीताल, सूखाताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, गरुड़ ताल, हरिश ताल और सरिता ताल। ये 7 तालें कहाँ स्थित है? नैनीताल जनपद में ही स्थित हैं और इन्हें दोस्तों स्टेट वेटलैंड घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि उत्तराखंड को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2024 तक दोस्तों उत्तराखंड को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि निक्षय मित्र बनाने में भी उत्तराखंड राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो निक्षय मित्र बनाने में भी उत्तराखंड का देश में दोस्तों हमारा कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान
है, ठीक है। टीबी यानी कि क्षय रोग मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2024 तक रखा गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड राज्य के कुछ प्रमुख दिवस हैं, जैसे कि 1 सितंबर को मनाया जाता है क्या? कुमाऊनी भाषा दिवस। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये है। दूसरा एक और प्रश्न आपका हो जाता है, गढ़वाली बोली दिवस या गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस या गढ़वाली बोली दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भी कब से हुई थी? इसकी शुरुआत भी दोस्तों 2018 से ही हुई थी। अगला और महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों हमारा हिमालय दिवस कब मनाया जाता है उत्तराखंड में? तो हिमालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब? 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? यह 2015 से हिमालय दिवस मनाया जा रहा है। अगला और महत्वपूर्ण है दोस्तों 10 सितंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड गौरव दिवस, ठीक है। और भारत रत्न जो हमारा गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, उनके जन्मदिवस के अवसर पर हमारा प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और अभी हाल ही में इनकी जयंती भी बनाई गई है, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। और एक और क्वेश्चन है, प्रीतम भरतवाल जी के जन्मदिवस के अवसर पर जो मनाया जाता है 17 सितंबर को, क्या मनाया जाता है? जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ साथ एक और दिवस आपको याद रखना है सितंबर का ही दोस्तों, उत्तराखंड साहित्य दिवस, जो कि मनाया जाता है कब दोस्तों? 19 सितंबर को। 19 सितंबर को साहित्यकार हरिदत्त भट्ट जी के जन्मदिवस के अवसर पर उत्तराखंड साहित्य दिवस मनाया जाता है। तो 5 से 6 महत्वपूर्ण दिवस भी दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी इस बार मैं आपको वह कंप्लीटली दिवस वाला टॉपिक नहीं करा पाया हूँ, जो कि हमारा पूरा हम कराते हैं हर महीने के करंट अफेयर्स के लास्ट में। जैसे कि अभी सितंबर चला था, तो सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, तो वो वीडियो भी मैं आपको जल्द ही करा दूंगा दोस्तों। तो तब तक आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आती है तो यार चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने लोग दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।